नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 7वीं में पाठ 5 में व्याकरण भाग में क्रिया। अब देखिए क्रिया क्या है। क्रिया किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे बोलना, चलना, नाचना, ये क्रिया शब्द हैं। तो किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो उसको हम क्रिया कहते हैं। आगे हम क्रिया के भेद देखेंगे। तो बच्चों क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी है? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। अब देखिए जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें फल जो है वो केवल कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। जैसे राकेश पढ़ता है, अब राकेश यहाँ पर केवल कर्ता है और क्रिया है, तो ये आगे हमारी अकर्मक क्रिया। दूसरी हमारी है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें व्यापार का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है। जैसे राकेश किताब पढ़ता है, अब यहाँ पर किताब के आगे कर्म आ गई, तो राकेश किताब पढ़ता है, तो ये आगे हमारी सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। नाम से ही पता लग रहा है जिस क्रिया में एक ही कर्म हो। जैसे रमेश बस से जाता है, अब केवल एक ही कर्म है बस, तो यहाँ पर ये आगे हमारी एक कर्मक क्रिया। अब दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। जिस कर्मक क्रिया में दो कर्म हो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मेघा ने नैना को फूल दिया, अब नैना और फूल यहाँ पर दो कर्म आ गए, तो ये आगे हमारी द्विकर्मक क्रिया। आगे हम देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के हमारे चार भेद आ गए। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 आ गया हमारा नाम धातु क्रिया और अंत में पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में कर्म देखेंगे कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे राघव सबको गाना सुनाता है, ठीक है, किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे सचिन रेडियो से सबको गाना सुनवाता है, खुद नहीं सुना है, सुनवाता है, तो ये आगे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। आगे प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें हम देखेंगे जब कर्ता प्रेरणा देते हुए स्वयं भी कार्य में सम्मिलित हो उसको प्रथम प्रेरणार्थक, जिसमें कर्ता जो है वो खुद भी सम्मिलित है। जैसे अध्यापक सबको पढ़ाता है, तो इसमें अध्यापक भी खुद सम्मिलित है। दूसरे में द्विकर्मक में जिसमें कर्ता दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन स्वयं उसमें सम्मिलित नहीं है। जैसे रोहित मेघा से बच्चों को पढ़वाता है, ठीक है, अब यहाँ रोहित खुद इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसको हम कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे है हमारी नंबर 2 संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में जब हम देखेंगे जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक ही साथ प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें पहली मूल क्रिया होती है और शेष क्रिया को हम रंजक क्रिया कहते हैं। आगे हम नंबर 3 पे देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वो क्रिया है जिसमें सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा एवं सर्वनाम आदि से बनती है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द होते हैं। जैसे बात से बतियाना, साठ से सठियाना, दोहराना, लालच, ललचाना, तो ये आगे हमारी नाम धातु क्रिया। नंबर 4 पे हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया है जिसमें वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले पूरी हो जाती है, जो वाक्य में पहले ही पूरी हो जाती है। जैसे मैं सुबह उठकर सैर करने जाता हूँ। अब देखिए मैं सुबह उठकर, अब यहाँ वाक्य पूरा हो जाता है सैर करने जाता हूँ। मेघा कपड़े धोकर सोई, अब कार्य जो है, क्रिया जो है वो पहले ही पूरी हो जाती है, उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। आगे हम देखेंगे इसी पाठ में व्याकरण भाग में हमारे हैं मुहावरे। व्याकरण भाग में हम देखेंगे पाठ 5 में ही मुहावरे। तो मुहावरे किसको कहते हैं देखेंगे, जो अपने सामान्य अर्थ से, वे वाक्यांश, मुहावरे वे होते हैं, वे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से कुछ विशेष अर्थ प्रकट करें। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ से कुछ विशेष अर्थ प्रकट करें उसको हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरों से भाषा आकर्षक हो जाती है, प्रभावशाली लगती है। जैसे
मुहावरा आ गया आंखें खोलना, अर्थ है इसका होश आना। जब हम इसका वाक्य बनाएंगे, पीयूष अपने पड़ोसी को घमंडी समझता था पर मुसीबत में वही काम आया, यह देखकर उसकी आंखें खुल गई। अब यहाँ पर क्या है, भाषा जो है, वाक्य जो है वो आकर्षक लग रहा है, विशेष लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे मुहावरे, जो भाषा को आकर्षक बनाते हैं। आगे इसी पाठ में है लोकोक्तियां। लोकोक्तियों में हम देखेंगे लोकोक्तियां लोक जीवन के अनुभवों को सामान्य शब्दों द्वारा प्रकट करती हैं। देखिए मुहावरे जो हैं वो वाक्यों को आकर्षक बनाते हैं, जबकि लोकोक्तियां क्या है, लोक जीवन के अनुभवों को सामान्य शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं। इसको हम कहावत भी कहते हैं। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार को दूर करना किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो बेटे लोकोक्तियों और वाक्यों मुहावरों में आपने डिफरेंस अंतर रखना है। मुहावरों का जब हम वाक्य बनाते हैं तो मुहावरे कहीं भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे पत्थर की लकीर, साधना के लिए उसके पापा का आदेश पत्थर की लकीर। अब मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि लोकोक्ति जो है वो वाक्य में अंत में प्रयोग की जाती है। तो बच्चों आपने इस पाठ में पाठ 5 में देखा क्रिया के भेद देखे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। हमने सकर्मक क्रिया के उपभेद भी पढ़े, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। फिर हमने संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देखे, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। और इसमें एक और है व्याकरण भाग में मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे क्या है, वाक्य को, भाषा को आकर्षक बनाते हैं, जबकि लोकोक्तियां जो है वो सामान्य अनुभवों पर, जो लोक जीवन के अनुभवों पर होती हैं। ठीक है बच्चों, और मुहावरे और लोकोक्तियों में यही डिफरेंस है, यही अंतर है कि मुहावरे का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में मुहावरे कहीं भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि लोकोक्ति में जब हम वाक्य बनाते हैं तो लोकोक्ति हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती है। धन्यवाद बच्चों।